तो एक बार पुनः मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित और लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर द्वारा रचित पाठ जो कहानी है नमक का। बच्चों, ये जो कहानी है बहुत मार्मिक है और ये कहीं न कहीं हमारे दिल को छूती है कि किस प्रकार देश के विभाजन के पश्चात भी देश के दोनों तरफ के लोग दिल से मन से उस विभाजन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों, हम बात करें रज़िया सज्जाद ज़हीर जी के परिचय के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। उनकी पंक्ति है, हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें ज़िंदा रखता है। बहुत जिंदा दिल महिला हैं और अपने जीवन में उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के दम पर ही काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। बच्चों, हम बात करें रज़िया सज्जाद ज़हीर के बारे में। इनका जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की। शादी के बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में ये अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में इनका अपॉइंटमेंट सोवियत सूचना विभाग में हो गया, वहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट, और इनकी मृत्यु 18 दिसंबर सन 1979 को हो गई। बच्चों, इनकी जो रचनाएं हैं वो, इनकी जो प्रमुख रचना है वो जर्द गुलाब है। ये उर्दूओं का कहानी संग्रह है, उर्दू भाषा में लिखी गई कहानी संग्रह है। इनको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार, अखिल भारतीय लेखिका संघ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। बच्चों, हम बात करें इनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में कि किस प्रकार इनके साहित्यिक लेखन की विशेषताएं रही हैं। इनका आधुनिक उर्दू साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है। इन्होंने कहानी, उपन्यास और बालकों के लिए लिटरेचर साहित्य भी लिखा है। इन्होंने मौलिक लेखन तो किया ही है, मौलिक मीन्स ओरिजिनल, खुद का लेखन। इसके साथ ही इन्होंने अन्य भाषाओं के साहित्य को उर्दू में ट्रांसलेट या अनुवाद भी किया है। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, सोशल हार्मोनी, धार्मिक सहिष्णुता, धर्म के आधार पर सहनशीलता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारंपरिक मूल्य, हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यू हैं वो हमारे जो आधुनिकता के नाम पर किस प्रकार बदल रही हैं, उनको इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से उभारने का बहुत ही उत्तम और सफल प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता है। सामाजिक यथार्थ, यथार्थ मतलब वास्तविकता, समाज में किस प्रकार की वास्तविकता है, और उनके साथ किस प्रकार मानवीय गुणों को उन्होंने सामंजस्य करके, कोऑर्डिनेट करके, मिला जुला करके इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, वो बहुत प्रभावी बन पड़ी हैं। बच्चों, हम बात करें इनकी भाषा शैली के बारे में। लेखिका रज़िया जी की जो भाषा शैली है, बहुत इन्होंने सहज, सरल और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। इनकी जो कहानियाँ हैं वो हिंदी में भी ट्रांसलेट हो चुकी हैं और अधिकतर इन्होंने उर्दू शब्दावली का ही प्रयोग किया है। बच्चों, हम बात करें प्रस्तुत कहानी नमक कहानी है। ये जो इनकी लेखिका हैं वो रज़िया सज्जाद ज़हीर हैं। बच्चों, हम बात करें अब इस पाठ के बारे में कि आखिर में ये पाठ में क्या लिखा गया है। लेखिका ने ऐसा उनको महसूस हुआ, क्या वो अभिव्यक्त करना चाहती हैं। तो ये कहानी नमक कहानी है। भारत पाक का जो विभाजन हुआ था, जब हमारा देश एकजुट था, उसके बाद 1947 में 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इसके बाद 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश भी अलग हुआ। तो इससे पहले जब 1947 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक संयुक्त देश हुआ करता था, तो उस समय जो विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, उसके बाद सरहद के दोनों तरफ के, सरहद मीन्स सीमा, बॉर्डर, पाकिस्तान के लोग और भारत के लोग, वो जो विस्थापित थे वो उनको माइग्रेट किया गया था। पाकिस्तान के लोग भारत आए, भारत के लोग पाकिस्तान गए, और तो ऐसे जो लोग थे वो भारत के लोग पाकिस्तान में आके बसे,
और पाकिस्तान के लोग भारत आकर बसे। ऐसे लोगों के दिलों को ये टटोलती है कहानी, और ये कहानी हमारे दिल को भी छूती है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं कि जब दिल का मामला होता है, दिल का रिश्ता होता है, हृदय से हृदय का रिश्ता होता है, तो सभी जो धारणाएं हैं, जब मान्यताएं, हमारी सब नियम कानून है, वो टूट जाया करते हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी, कहानी में दो पात्र हैं, एक सफीना है और एक सिख बीबी हैं। तो ये सिख बीबी हैं, बंटवारे से पहले लाहौर रहा करती थी, बंटवारे के बाद ये विस्थापित होकर के अमृतसर में रहने, एक सिख परिवार में रहने लगी। तो आज भी वो अपने जो लाहौर है पाकिस्तान में जो स्थित है उसको अपना वतन मानती हैं, अपना मुल्क मानती हैं, और वो सौगात के तौर पर, उपहार के तौर पर वो सफीना जी से नमक लाने की फरमाइश करती हैं कि अगर आप मेरे को कुछ उपहार देना चाहते। वो सफीना लाहौर जाने वाली होती हैं, जब उनके पास सामने जिक्र होता है कि वो लाहौर जा रही हैं तो बड़ी प्रसन्न होती हैं वो सिख बीबी, और लाहौर के बारे में बहुत सारी बातें उनको बताती हैं। और फिर बाद में उनसे जब सफीना उनसे बार बार आग्रह करती है तो उनको यही कहती है कि मेरे लिए अगर कुछ आप लाना है तो आप वहाँ से नमक लेकर के आना। जो कस्टम अधिकारी हैं वो नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह जब वो भारत में प्रवेश करती है तो भारतीय कस्टम अधिकारी हैं सुनील दास गुप्ता, वो अपन ढाका को अपना वतन बताता है। ढाका मतलब बांग्लादेश में है। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान 1947 तक एक ही मुल्क था। बाद में 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए, और इसके बाद 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश भी अलग हो गया। बच्चों, हम इसके बाद बात करें कि विभाजन के बाद राष्ट्र और राज्य की सीमा रेखा बन गई, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, बाउंड्री बन गई, और लोग धर्म के आधार पर इन रेखाओं की इधर उधर अपनी जगह पर वो आ गए। जो इस्लाम को मानने वाले थे वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, और जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे वो पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान में आ गए। ये जो बंटवारा था ये धर्म के आधार पर था। इसके बावजूद आज भी ज़मीन पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है, रेखाएं खींची गई हैं, भारत और पाकिस्तान की ज़मीन अलग अलग बना दी गई हैं, लेकिन ये जो ज़मीन पर खींची गई रेखा है आज भी दोनों तरफ के लोगों के हृदय पर ये नहीं खिंच पाई है। आज भी वो हृदय से अपने आप को एक समेकित मुल्क का ही एक हिस्सा मानते हैं। एक अनचाही, अप्रीतिकर, जो हमको प्यारी ना हो, बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है। भारत के लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के लोग भारत आ रहे हैं, भारत रह रहे हैं विभाजन के पश्चात, पर वह जो रेखा है उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। आज भी दोनों मुल्कों के लोगों के मन में एक दूसरे के मुल्क के प्रति, एक दूसरे के लोगों के प्रति सद्भावना बनी हुई है। नमक जैसी छोटी चीज़ का सफ़र पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है कि किस प्रकार सफीना लाहौर से नमक लाती हैं, तो किस प्रकार जो कस्टम अधिकारी हैं उनके मानसिक अवस्था क्या है, उनके हृदय में कैसे उद्गार हैं, वो इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, दोनों तरफ, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, तब तक उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें जो बाउंड्री बनी है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग इन जो बाउंड्री बनी हुई लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको सबको भूल करके एक दूसरे को दिल से स्वीकार करेंगे, और दोनों देशों के बीच मुक्त आवागमन की सुविधा हो जाएगी। लोग फ्रीली एक दूसरे के मुल्क में जा सकेंगे। बच्चों, लाहौर के कस्टम अधिकारी का ये कथन बहुत सारगर्भित है, इस पूरी कहानी को समराइज करता है। उन्होंने कहा, उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है। वो रेफरेंस दे रहे हैं, प्रसंग है उनका, सिख बीबी से कह रहे हैं कि सिख बीबी को कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, और मैं हिंदुस्तान से आया हूँ तो दिल्ली मेरा आज भी मेरा वतन है। बाकी सब ये समय का प्रभाव है, रफ्ता रफ्ता मीन्स धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ऐसी दोनों देशों के लोगों को उम्मीद है। अब इस कहानी को पढ़ते हुए हमारे मन में एक सवाल जरूर उठ सकता है, क्या धर्म और मज़हब के आधार पर कि जब हमने देश का बंटवारा किया, लोग सरहदों के आर कोई इधर फेंका, भारत के लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के लोग भारत आए, दोनों ने बहुत सारी मुसीबतों का उस समय सामना किया, तो क्या जो ये जो पीढ़ी है लोगों की,
जिनके दिलों में आज भी अपनी जो मातृभूमि है उनके प्रति गहरा लगाव बना हुआ है। चाहे वो भारत में रहते हैं, फिर भी उनकी जन्मस्थली यदि लाहौर में है तो वो लाहौर से लगाव रखते हैं, और अगर लाहौर में रहने वाले उनकी जन्मस्थली अगर दिल्ली में है तो वो दिल्ली से लगाव रखते हैं। तो अगर ये लगाव है और इस लगाव के अगर ये ख़त्म हो जाएगा सपोज, तो रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अगर उनका लगाव खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे से कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन आज की नई पीढ़ी से हमको ये लेखक या लेखिका कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये लगाव और प्रगाढ़ होगा और गहरा होगा, ये समाप्त नहीं होगा। बच्चों, हम बात करें भारत का जो विभाजन की, भारत का विभाजन जो हुआ था 1947 में माउंटबेटन योजना के आधार पर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 के आधार पर किया गया था। उस समय अंग्रेज़ों के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे, ऑटोनोमस कॉलोनी बना दी जाएगी। इससे पहले हमारा देश अंग्रेज़ों की एक कॉलोनी था, उपनिवेश था, उनके गुलामी में जी रहा था। तो बाद में 15 अगस्त को दोनों को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, और उन्होंने ये भी कहा गया कि ब्रिटिश सरकार उनको पावर, सत्ता का हस्तांतरण कर देगी, उनको सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान गणराज्य, पाकिस्तान अधिराज्य बना, जो बाद में जमहूरियत पाकिस्तान के नाम से जाना गया। 14 अगस्त को क्यों बना? क्योंकि माउंटबेटन दोनों देशों की जो सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे, इसलिए 14 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान बनाया और 15 अगस्त को भारत की सेरेमनी में वो सम्मिलित हुए। और 15 अगस्त को भारतीय संघ बना, जो बाद में भारत गणराज्य रिपब्लिक इंडिया के नाम से जाना गया। भारत के विभाजन के समय करोड़ों लोग इससे बहुत प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान इतनी हिंसा हुई, एक दूसरे को मानव का दुश्मन बन गया। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। तो इसमें करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.5 करोड़ के करीब जो थे वो शरणार्थी बन गए, अर्थात अपना सब कुछ घर बार, पाकिस्तान में रहने वाले जिनका घर बार है, मकान है, दुकान थी, बिजनेस था, सबको छोड़ करके इंडिया में वो एक शरणार्थी के रूप में, रिफ्यूजी के रूप में उनको रहना पड़ा। और उन्होंने चुनाव किया कि जहाँ उनके धर्म के जो बहुमत वाले लोग रहते हैं, जहाँ उनकी मेजोरिटी वाले लोग हैं, हिंदुओं की मेजोरिटी हिंदुस्तान में रहने लगी और पाकिस्तान की मेजोरिटी पाकिस्तान में रहने लगी। बच्चों, ये उस समय की जो कुछ छवियों के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। लोग गाड़ियों में भर भर के अपना सामान ला रहे हैं। यहाँ ये जो रेलें हैं, ट्रेन छत के ऊपर, बड़ी मुश्किल से लोग इसमें समा रहे हैं। ये बेचारा यहाँ रेफ्यूजी कैंप बने हुए हैं, जहाँ पे लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके इन कैंप्स में रहने का बेवश हैं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत गणराज्य के जो राष्ट्राध्यक्ष बने वो जवाहरलाल नेहरू बने और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना बने। बहुत बड़ी हिंसा हुई, लोगों ने एक दूसरे को बहुत काटा, मारा। ये सब उस समय की त्रासदी है। अब हम बात करें कि लेखिका ने कहानी को किस प्रकार आगे बढ़ाया है। सफ़िया नाम की जो महिला है वो अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। जो सिख परिवार ने कीर्तन रखा हुआ था वाहिगुरु का, उसके यहाँ पर उसमें सम्मिलित होने के लिए गई हुई थी। अब यहीं से साबित होता है कि उस महिला जो सफ़िया है वो मुसलमान है, फिर भी उसके अंदर इस धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। वो एक सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में जाती है, जबकि उसके धर्म का नहीं है। वो वहाँ एक सिख बीवी को देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि वो उसकी जो सिख बीवी की आँखें, भारी भरकम उसका शरीर, उसके कपड़े सब सफ़िया की माँ की तरह थे। तो उसको उस सिख बीवी में अपनी माँ की छवि दिखाई पड़ती है। सफ़िया की प्रेम भरी नज़र से, आँखों से प्रभावित होकर के सिख बीवी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा कि भाई ये कौन है। जब उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगती है कि लाहौर की, क्योंकि उसको अपने वतन के प्रति स्वाभाविक रूप से लगाव उत्पन्न हो गया। उसके बारे में उसको बात करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आ गई थी। पहले लाहौर रहती थी, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो वो भारत में आ गई थी। आज भी वो लाहौर को अपना वतन मानती, अपना मुल्क मानती हैं। जब वो कीर्तन समाप्त हुआ तो दोनों के बीच में भावात्मक लगाव हो गया, क्योंकि वो सफ़िया थी, उस सिख बीवी में अपनी माँ की छवि देख रही थी। तो सफ़िया ने कहा, मैं लाहौर जा रही हूँ तो आपके लिए कुछ उपहार लाना है। तो जब उसके बार बार आग्रह करने पर उसने हिचकिचाहट के साथ
लाहौरी नमक लाने के लिए कहा कि अगर आप जा रहे हो तो मेरे लिए लाहौर से नमक ज़रूर आप लेकर आइएगा। लाहौरी नमक किस प्रकार का होता है? ये सॉल्ट है, सेंधा नमक बोलते हैं इसको। और क्या नाम से ये इस प्रकार का होता है सेंधा नमक, जो हम कई बार व्रत वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस पाठ के जो पाठ की क्या इसमें लेखिका ने कहने का प्रयास किया है, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस प्रकार हुआ, और इस पाठ की मूल जो भावना है वो क्या है, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं इस कहानी को आगे विस्तार दूंगा, आगे पढ़ाऊंगा। और तो बच्चों, इस ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।